नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय विज्ञान शिक्षण के बारे में। ये वीडियो आपके संपूर्ण किताब का निचोड़ होगा जो कि आपकी परीक्षा में 25 नंबर दिलाने का कार्य करता है, जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। यानी कि आपको 25 में 25 नंबर दिलाने का वीडियो बिल्कुल काम करेगा। ये आपके लिए एक तरीके से रामबाण की तरह वीडियो है। अगर आपने परीक्षा देने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर की, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए आगे देख लेते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का विज्ञान वीडियो का जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम सर स्टडी में आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं एग्जाम सर स्टडी को। डीएलएड सीटेट यूपीटेट की तैयारी करने के लिए एग्जाम सर स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी आगे की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया रोग के परिणाम बताइए। इस रोग के लक्षण जितनी कम उम्र में उपस्थित होते हैं, रोग की घातकता भी उतनी ही अधिक परिलक्षित होती है। ऐसे बालक जीवित नहीं रह पाते। खून की कमी और लाल रक्त कोणों के विनाश के कारण बालक का विकास रुक जाता है। अस्थियां भी भंगुर हो जाती हैं। ये सभी स्थितियां रोगी को कम उम्र में व अकाल मौत के मुंह में धकेल देती हैं। थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त बीमारी की मृत्यु प्राय 5 से 25 साल की उम्र तक हो जाती है। इसमें क्या क्या हो जाता है, इसके बारे में मेन पॉइंट देख लेते हैं। इसमें भैया खून की कमी हो जाती है, जिससे जो लाल रक्त कण होते हैं उनका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। और आदमी जो है भैया क्या हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। यही इसके मुख्य कारण हैं। चलते हैं दोस्तों, जान लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन हमारा है, कड़ी श्वेत कोशिकाहीनता का कारण बताइए। इसका कारण हो जाएगा अस्थि मज्जा का किसी कारणवश गर्त होना। इसका मुख्य कारण है क्या, यानी कि आपकी अस्थि मज्जा है भैया, इसका गर्त हो जाता है, यानी कि विनाश हो जाता है। यही इसका मेन रीजन है। चलिए एड्स के बारे में जान लेते हैं। दिया है, एड्स रोग क्या है। चलिए इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है, जान लेते हैं। ये है आपका HIV का फुल फॉर्म। देख लेते हैं क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। ये रोग HIV जिसे बोलते हैं द्वारा होता है, यानी कि HIV वायरस द्वारा ये रोग हो जाता है। इस रोग का विषाणु शरीर में रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। धीरे धीरे प्रभावित कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं। रोगी अनेक बीमारियों से घिर जाता है और अंत में इसकी क्या हो जाती है भैया, मृत्यु हो जाती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है, एड्स के लक्षण क्या हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर एड्स है तो उसके अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। एड्स में रोगी निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। पहला हो जाएगा भूख ना लगना, यानी कि उसको भूख नहीं लगती है। शरीर के वजन में कमी हो जाती है। ज्वर यानी कि बुखार रहता है। त्वचा पर ददोरियां, यानी कि ददोरे से पड़ जाते हैं। जैसे नहीं, अब देखते हैं कि किसी इंसान की दवा रिएक्शन कर जाती है तो ऐसे ददोरे उसकी त्वचा पर आ जाते हैं। रुकावट, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी हो जाती है, यानी कि उसकी भैया रोग से लड़ने की क्षमता कमी हो जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कोरोना में क्या होता है कि कोरोना उसी व्यक्ति को जल्दी होता है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को निमोनिया तथा त्वचा कैंसर अधिक होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को निमोनिया और त्वचा कैंसर भी अधिक होता है। जान लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन हमारा है, एड्स का पता कैसे लगाया जाता है, इसका परीक्षण कैसे किया जाता है। यानी कि जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हैं किसके लिए, टाइफाइड के लिए, तो वैसे एड्स के लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए भैया एलिसा परीक्षण होता है। क्या होता है, एलिसा परीक्षण कराया जाता है, जिससे इसके बारे में, रोग के बारे में पता लगाया जा सकता है। एड्स का तात्पर्य क्या है, इसका यानी कि फुल फॉर्म क्या है, तो इसका मतलब भैया होता है, HIV का फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका क्या है भैया, इसका फुल फॉर्म है या संक्षिप्तीकरण बोल सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है, HIV की रोज जनकता पर टिप्पणी लिखिए। चलिए इसकी जनकता पर भी टिप्पणी जान लेते हैं। HIV की लक्ष्य कोशिकाएं, यानी जिसे हम टारगेट सेल्स बोलते हैं, मुख्यतः T4 जिसे हम लिम्फोसाइट बोलते हैं, होती हैं। अर्थात HIV मुख्य रूप से T4 लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण करता है। इन T4 लिम्फोसाइट में पहुंचने के बाद वायरस के आवरण तथा प्रोटीन खोल का अवघटन हो जाता है। इसके बाद वायरस की प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम इसके RNA सूत्र का DNA के एक सूत्र में परिवर्तित उत्प्रेरित करता है। अब यही एंजाइम DNA के सूत्र का द्विसूत्रीय DNA अणु में परिवर्तन का उत्प्रेक्षण करता है। यह द्विसूत्रीय DNA का अणु
पूर्व वायरस के रूप में पोषण कोशिका T4 लिम्फोसाइट के डीएनए में समाविष्ट हो जाता है। अंततः संक्रमित T4 लिम्फोसाइट अपघटित हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे व्यक्ति की प्रतिरक्षण क्षमता कमजोर होती जाती है, जिससे उसके अंदर क्या हो जाता है, HIV रोग समाहित हो जाता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, पिग आयरन किसे कहते हैं? पिग आयरन के बारे में जान लेते हैं। बात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन यानी कच्चा लोहा, ढलुआ लोहा कहलाता है। यानी कि जब बात्या भट्टी से कोई लोहा प्राप्त किया जाता है, जैसा कि आपको पता है ये लोहा कैसा होता है, ये आपका ढलुआ या कच्चा लोहा होता है, यही हमारा पिग आयरन कहलाता है। क्या कहलाता है? पिग आयरन कहलाता है। जान लेते हैं इस बात के बारे में, यानी कि इस बात की परिभाषा या इस बात किसे कहते हैं, इस बात का क्या अभिप्राय है। यह लोहे का एक दूसरा रूप है जिसमें क्या होता है भैया, जो Fe है 98% होता है और 98 से 99% Fe होता है, और कार्बन कितना होता है 0.25 से, यानी कि 0.25% से 1.5% तक होता है, जिसे 1.50 बोल सकते हैं। तथा शेष हमारा यह होता है क्या, SI होता है, PS और Mn, यानी कि ये सारे पदार्थ की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इसका उपयोग नट बोल्ट बनाने में किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा नट बोल्ट किसका बना होता है, ये भैया इस्पात का बना होता है। तन्यता क्या है? तन्यता के बारे में जान लेते हैं। धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी होती है भैया? आपकी सोना होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सोने के बहुत सारे आभूषण कैसे बनाए जाते हैं, तन्य करके बनाए जाते हैं, यानी कि जिसको खींचकर तार बनाया जा सकता है, यानी कि सोने से आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बनाने के लिए आपको कोई दूसरी धातु भी मिलानी पड़ती है। उसी धातु को क्या कहते हैं, उसी की अशुद्धियां बोल सकते हैं, या फिर धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एल्युमिनियम के तार देखेंगे तो यानी कि वो भी एक हमारी तन्य धातु होती है। चालकता क्या है? चालकता के बारे में जान लेते हैं। सभी धातुएं विद्युत कुचालक हैं। क्या है? विद्युत सुचालक हैं, कुचालक नहीं, सॉरी, विद्युत सुचालक हैं, क्योंकि इनमें विद्युत प्रवाह संभव है, यही चालकता कहलाती है। यानी कि आप किसी घर में तार लाइए और उसमें करंट दौड़ा दीजिए, अगर करंट दौड़ गया ना तो हमारी क्या, चालकता धातु है। क्या है? चालकता धातु है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, धातुओं के संचरण से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में जान लेते हैं। धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरना या नष्ट होना धातु संचारण कहलाता है। जैसे कि आपको पता है कि लोहे की धातु होती है, पानी में या कहीं पर रख दी जाती है, उसमें जंग लग जाती है और ऊपर से जो जंग लगकर ऊपर उपटता रहता है, वही हमारा धातु संचारण होता है। यानी कि धातु में कमी होती रहती है, वो एक तरीके से खराब होकर नष्ट होती रहती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का धातु का समांगी मिश्रण है। जैसे कि आपको पता है कि सोना आप लेने गए तो सोने में भैया क्या मिला दी जाती है, चांदी मिला दी जाती है, या फिर कौन सी क्या मिलाई जाती है, कॉपर मिला दी जाती है, जिससे कि कहा जाता है कि भैया इसमें भैया 90% सोना है लेकिन 10% दूसरी धातु है, वही हमारी क्या हो जाती है, मिलकर बन जाती है मिश्र धातु। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, खनिज एवं धातु से क्या समझते हैं? जान लेते हैं खनिज के बारे में। खनिज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, धातु के बारे में। प्रकृति में पृथ्वी के अंदर वस्तुओं एवं उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भैया जमीन के अंदर से जो हमारा पेट्रोल निकाला जाता है ना, पेट्रोल को हमने अलग अलग बना लिया, डीजल बन गया, पेट्रोल बन गया, ग्रीस बन गया, लेकिन उससे पहले जो जिस रूप में पाया गया था ना, उसको हम बोलेंगे भैया क्या, पेट्रोलियम पदार्थ होता है ना, वही हमारा होता है खनिज। और धातु के बारे में जान लेते हैं। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी कि धातु क्या इलेक्ट्रॉन की सुचालक तो होती ही है, लेकिन ऊष्मा की भी सुचालक होती है। ये संभवतः क्या, कठोर होती है। प्रत्येक धातु का कठोरता अलग अलग होती है, यानी कि जैसे कि देखेंगे लोहे की कठोरता अलग होती है, तांबे की अलग होती है भैया, सोने की अलग होती है, चांदी की अलग होती है। ऐसे ही हम देख लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है, धातुओं के भौतिक गुणों को वर्णन कीजिए। पहले देख लेते हैं, पहला दिया है, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। जब धातु भैया चमकदार होगी, यानी कि सोना आपका भैया शुद्ध ज्यादा होगा तो ज्यादा चमकेगा ना। धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा हो जाएगा भैया, धातुएं समानता कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। बिल्कुल सही बात है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक क्या है, आघात वर्ध हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की
की ओर। क्वेश्चन है धातुओं की सक्रियता श्रेणी को समझाइए। सक्रियता श्रेणी का वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। किसमें? अवरोही क्रम में, यानी कि बड़े से छोटी की ओर व्यवस्थित किया जाता है, वही हमारी धातुओं की श्रेणी क्रम हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अयस्क क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। चलिए जान लेते हैं अयस्क के बारे में। अयस्क क्या दिया है? सभी अयस्क खनिज होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले अयस्कों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला हमारा हो जाएगा ऑक्सीकृत अयस्क। जो ऑक्सीकृत अयस्क होते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है? आपका सल्फेट आता है भैया, सिलिकेट आता है और कार्बोनेट आता है। अब हम बात कर लेते हैं हैलाइड। हैलाइड तत्व पढ़े होंगे आपने, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपका क्या होता है? Ag होता है, K यानी कि Mg होता है, और Na और Al होता है, यानी कि आपका सोडियम एल्युमिनियम, और ये हमारे जो होते हैं तत्व हमारे हैलाइड तत्व होते हैं। जान लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है धातु के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं? अयस्कों में से अशुद्धियों को अलग करके धातु को प्राप्त करना हुआ उसका शुद्धिकरण धातु निष्कर्षण कहलाता है। जैसे कि आपको पता हो भैया कि धातु जो है, सोना हमारा है धातु या चांदी है, पहले तो शुद्ध नहीं था ना, इसका किया गया निष्कर्षण, यानी कि निष्कर्षण करके इसको निकाला गया शुद्ध रूप में। यही हमारा क्या विधि जो होती है, यही निष्कर्षण कहलाता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है? चुंबकीय पृथक्करण विधि के बारे में एक एक डिटेल से समझ लेंगे हम। यह विधि उन अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिनमें अयस्क अथवा उसमें उपस्थित गैंग किसी एक की प्रकृति लौह चुंबकीय होती है। क्या होती है? लौह चुंबकीय होती है। इस विधि के द्वारा सामान्यतः चुंबकीय और अनुचुंबकीय प्रकृति के पदार्थों का पृथक्करण किया जा सकता है। यानी कि यह विधि ऐसी है कि भैया आपको जैसा कि पता है कि चुंबक क्या करती है कि लौह वाले पदार्थों को भैया चिपका लेती है और जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उनको अलग कर देती है। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि ये हो गई कि भैया कि बहुत सारे पदार्थ पड़े हैं, यानी कि पदार्थ पड़े हैं, उसमें कुछ लौह पदार्थ हैं, कुछ अशुद्ध पदार्थ हैं, तो चुंबक को ले जाएंगे, जो लौह पदार्थ होंगे चुंबक में चपक जाएंगे और खराब होंगे वो वहीं रह जाएंगे। तो यही हमारी हो गई चुंबकीय पृथक्करण विधि। आप आराम से समझ गए होंगे दोस्तों। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है प्रगलन क्या है? प्रगलन धातु निष्कर्षण की एक विधि है। जैसे कि आपको पता है एक होती है फेन प्लवन विधि और एक होती है प्रगलन विधि, यानी कि जिन प्रयोगों द्वारा, जिन विधियों द्वारा धातु का निष्कर्षण किया जाता है, धातु शुद्ध रूप में निकाली जाती है, वही हमारा प्रगलन कहलाता है। वो एक विधि है, इस विधि को हम भैया प्रगलन विधि कहते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है जल धातु निष्कर्षण विधि को समझाइए। अब हम समझेंगे जल धातु निष्कर्षण के बारे में। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कम विद्युत धनात्मक तत्व को इसके विलयन से विस्थापित कर देती है। इस विधि में सांद्रित अयस्क के विलयन की क्रिया उचित अभिकर्मक के साथ कराने पर कम सक्रिय धातु अवक्षेपित हो जाती है। ये हमारी हो जाती है जल धातु निष्कर्षण विधि। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता की वस्तुओं धातुओं का निष्कर्षण उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड इत्यादि के गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से किया जाता है, क्योंकि इनके यौगिकों का अपचयन सामान्य अपचयों के द्वारा नहीं होता है। इनका विद्युत अपघटन भी जलीय विलयन में नहीं किया जाता है, क्योंकि इन धातुओं के मानक ऑक्सीकारक विभव हाइड्रोजन के सापेक्ष बहुत अधिक धनात्मक होते हैं, इसलिए धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं तथा जल से क्रिया करती हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है खनिजों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? खनिजों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? पहला हमारा है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा हमारा है खनिज ईंधन। यानी कि खनिजों का वर्गीकरण भैया है 3 रूपों में बांटा गया है। पहला हो गया धात्विक जो होते हैं, और दूसरा हो गया अधात्विक जिनमें धातुओं का गुण नहीं पाया जाता है, और तीसरा हमारा हो जाएगा खनिज ईंधन जैसे कि आपका पता है पेट्रोलियम वगैरह। और लास्ट हमारा इसमें इस क्वेश्चन इसका है फेन प्लवन विधि में किस तरह के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? जो आपकी फेन प्लवन विधि है भैया, इसमें हल्के अयस्क वाले सांद्रण किए जाते हैं। किनका? हल्के सांद्रण किया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण क्या हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण के बारे में जान लेते हैं।
प्रत्येक आवर्त में तत्वों की व्यवस्था उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में होती है। यानी कि जो उनका भैया परमाणु द्रव्यमान होगा किसमें होगा, आरोही क्रम में होता है। एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुण समानता होती है, यानी कि एक ही समूह में होंगे उनके तत्वों के गुण में समानता अवश्य होगी। सारणी में रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुणों को पहले से ही बताया जा सकता है। यानी कि जहां पर रिक्त होगी, रिक्त का मतलब ये हो जाएगा भैया कि ये खाना छोड़ा गया तो आप उसके परमाणु क्रमांक के अनुसार, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार उसको बता सकते हैं कि इसमें कौन सा तत्व आएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, किसी वर्ग क्रमांक से क्या प्रदर्शित होता है। वर्ग क्रमांक से तत्वों की संख्या प्रदर्शित होती है। क्या होती है, तत्वों की संख्या प्रदर्शित होती है, क्योंकि वर्ग क्रमांक भैया एक से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि सारणी को है स्टार्ट से बनाया जाता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, चलिए इसको देख लेते हैं ध्यान से। क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषता क्या है। पहला हमारा हो जाएगा, एक ही उपवर्ग के तत्वों के गुणों में आपस में समानता होती है, परंतु उसी वर्ग के दूसरे उपवर्ग के तत्वों के गुणों में भिन्नता होती है। और दूसरा हो जाएगा, एक ही उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने हैं, 7 आवर्त होते हैं भैया। कितने, 7। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अति लघु आवर्त में कितने तत्व होते हैं, इसमें हमारे होते हैं 2 तत्व। दीर्घ आवर्त में कितने तत्व होते हैं, इसमें होते हैं भैया इसके चौथे एवं पांचवें कितने होते हैं, 18 दोनों में तत्व होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के कोई 2 लाभ बताइए। मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करेंगे दोस्तों तो पहला हो जाएगा, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक होते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के कोई 3 दोष बताइए। दोष हो जाएगा, पहला हो गया कि असमान तत्वों को एक साथ रखना। इन्होंने कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया है, समान तत्वों को अलग अलग रखना। यानी कि असमान तत्वों को अगर साथ में रखेंगे तो समान तो अपने आप अलग हो जाएंगे ना। दुर्लभ मृदा तत्वों को स्थान, यानी कि ऐसे दुर्लभ मृदा को स्थान दे दिया है जो उनको अपनी सारणी में नहीं देना चाहिए था। धातु तथा अधातु का आशय स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल इजी है। कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व होते धनात्मक होते हैं, धातु होती हैं। ठीक है, और अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व अधातु होते हैं। ऐसे समझ सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है वो हमारी होती है धातु, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता है वो हमारी अधातु होती है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किस वैज्ञानिक ने किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन मोसले ने किया। किसने किया था, मोसले ने भैया किया था। किसने किया था, मोसले ने। नाल चुंबक का आकार कैसा होता है। नाल चुंबक का आकार अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का होता है। किसका आकार होता है, यू के आकार का नाल चुंबक का आकार होता है। विद्युत धारा की तीव्रता किस समय 1 एम्पीयर होती है। अगर इसकी बात करेंगे दोस्तों देख लेते हैं। चलिए अब सही है, जूम इतना जूम सही होना चाहिए ना। विद्युत धारा की तीव्रता किस समय 1 एम्पीयर होती है। किसी परिपथ में जब कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, क्या होता है, प्रवाहित होता है, तब उस परिपथ में प्रवाहित धारा की तीव्रता 1 एम्पीयर होती है। ठीक है दोस्तों, चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं के क्या कार्य हैं। रक्त की लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करती हैं। यानी कि लाल रक्त कणिकाएं क्या करती हैं भैया, ऑक्सीजन को प्रवाहित करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बंध बनाकर प्रवाहित करती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं के क्या कार्य हैं, अगर इसके बारे में जान लेते हैं। यह कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का वहचल कर रुधिर की सफाई करती हैं। ठीक है, और जान लेते हैं रुधिर प्लेटलेट्स के क्या कार्य हैं। इसके बारे में हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स का रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करते हैं तथा चोट लगने पर रक्त के बहाव को भी नियंत्रित करती हैं। रुधिर प्लाज्मा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। यह हल्का पीला चिपचिपा तथा पारदर्शी
तरल पदार्थ होता है। क्या? प्लाज्मा। यह रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल तथा 10% होता है क्या? अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है रुधिर बैंक किसे कहते हैं, जिसे हम ब्लड बैंक भी बोल सकते हैं। रक्त को आधुनिक उपकरण व विधियों द्वारा कितना है? 4.5 डिग्री सेल्सियस और कितना है, जिसे हम 40 फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं, पर कांच या प्लास्टिक की वायु रुधिर बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है। अर्थात वह स्थान जहां विभिन्न वर्गों के रुधिर को रखा जाता है रुधिर बैंक कहलाता है। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि ब्लड बैंक यहाँ पर स्थित है, या कोई ब्लड बैंक से ब्लड लेने गया और इसमें जो भैया ब्लड है भैया, इसका ताप कितना होता है? 4.5 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाता है ब्लड को। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है रक्तदाब, जिसे हम बीपी कहते हैं, किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय या चक्र में पंप किया जाता है। हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय में शीतलन के समय कम होता है। स्वस्थ मनुष्य का दाब कितना होता है भैया? बोला जाता है कि बीपी आपका सही होगा कब? जब मिनिमम होगा 80 और मैक्सिमम आपका होगा कितना है? 20। 120 होगा तभी आपका बीपी सही होगा। इससे अगर ज़्यादा होगा तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, 80 से कम हो जाएगा तो बीपी लो हो जाएगा। इसे दाबांतर मापी द्वारा मापा जाता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है रक्त की संरचना बताइए। रक्त की संरचना दो तत्वों से सम्मिलन से होती है। पहला आपका एक तत्व होता है, कौन सा होता है? पहला होता है आपका रक्त कणिकाएं और दूसरा उसमें क्या मिला होता है? रुधिर प्लाज्मा मिला होता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है रक्त वर्ग की जानकारी के कोई 2 लाभ बताइए। चलिए इसके लाभों के बारे में देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को जो पूरा है रुधिर वर्ग की जानकारी अधोलिखित यानी कि लाभ जो हैं, इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं शरीर में रुधिर का महत्व बताइए। चलिए इसके बारे में हम ध्यान से जान लेते हैं। शरीर में रुधिर का क्या महत्व है? समस्त कशेरुकी प्राणियों के शरीर में चलने वाली जैविक क्रियाओं के नियमन में रुधिर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। रुधिर शरीर की प्रत्येक कोशिका को तरह तरह के पदार्थ घोलित अवस्था में पहुंचाता है। रक्त वाहिनियों में शरीर की नलिका विहीन ग्रंथियों में उत्पन्न रस हार्मोन भी सीधे आते हैं, जिनका परिवहन रक्त के माध्यम से होता रहता है तथा शारीरिक नियंत्रण बना रहता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त को जमने में कितना समय लगता है? मनुष्य के रक्त को जमने में कितना समय लगता है? 4 से 8 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 4 से 8 मिनट का। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। रक्त वर्ग की पहचान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो भैया किसने की थी? आपको खूब पता होगा कि ये रक्त वर्ग होता है जिसे हम बोलते हैं ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी ओ। ये किसने दिए थे? ये भैया आपके किसने दिए थे? कार्ल लैंडस्टीनर ने दिए थे। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1868 और 1943 के बीच इनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई 1943 में। 1868 में ये पैदा हुए थे। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है रक्त की कमी एवं संक्रमण से कौन कौन से रोग होते हैं बताइए। रक्त की कमी या रक्त असमानता होने पर बहुत कुछ रोग हो जाते हैं। कौन कौन से रोग हो जाते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। एनीमिया आपका हो जाएगा। एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। और दूसरा हो जाएगा पॉलीसाइथीनिया। इसी प्रकार रुधिर संक्रमण से होने वाले कुछ रोग कौन कौन से हो जाएंगे? एक आ जाएगा आपका हेपेटाइटिस बी और दूसरा भी आपको ऊपर मैं बता चुका हूं जिसे हम कहते हैं एड्स। ठीक है दोस्तों, चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है लौहहीन रक्त अल्पता के परिणाम बताइए। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। महिलाओं में रोग के परिणाम स्वरूप बार बार गर्भपात व बिना अधिक अंतर के कई बच्चे पैदा होने महिलाओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। खून की कमी वाले बच्चे सामान्य बच्चे की अपेक्षा कम सक्रिय होते हैं। यदि खून की कमी का रूप गंभीर हो तो चेहरे एवं पांव पर सूजन आ सकती है। यानी कि बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जिस बच्चे में खून की कमी होगी उसका जो विकास भैया है अच्छे से नहीं हो पाएगा सामान्य बच्चों के तरीकों से। चलेंगे जान लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था थैलेसीमिया रोग के बारे में। अब इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। चेहरा इसमें क्या होता है? पीला पड़ जाता है, निस्तेज हो जाता है, सांस फूल जाती है, पेट फूल जाता है आपका, भूख नहीं लगती है, खाने के प्रति अरुचि हो जाती है यानी कि आपको भूख नहीं लगती है, खा लेने से उल्टियाँ भी आ जाती हैं, निरंतर ज्वर बना रहना यानी कि आपको फीवर रहता है,
शरीर का ताप कम होना, शरीर का ताप भी आपका कम हो जाता है, यानी कि 37 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। हृदय की गति जो है भैया कितनी अधिक हो जाती है। सिर बड़ा और शरीर की आकृति जो है छोटी हो जाती है। सिर के मध्य खड्डा सा दिखाई देना पड़ता है और सिर की हड्डियां मोटी हो जाती हैं। भौहों के बीच में नाक का भाग चिपका होना, ये कौन से रोग हैं भैया? थैलेसीमिया रोग के लक्षण हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कुछ घरेलू औषधियों के नाम बताइए। चलिए जान लेते हैं। फिटकरी आपको पता है, फिटकरी से क्या करते हैं? पानी की सफाई भी कर सकते हैं। आयोडेक्स आपका हो गया, आयोडेक्स भैया आपके दर्द हो गया, कहीं सर दर्द हो इसमें लगा लेते हैं। बोरिक पाउडर का भी हम प्रयोग कर लेते हैं। ग्लूकोज अब पता है कि एनर्जी मिलती है। नौसादर के बारे में आप जानते हैं, NH4Cl के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना में प्राथमिक उपचार का क्या महत्व है? दुर्घटना स्थिति में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए प्राथमिक उपचार, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स के साथ उसको क्या की जाएगी? उसकी भैया उपचार किया जाएगा। यानी कि दुर्घटना से पहले जो उपचार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं। किसी व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए? उत्तर, कुत्ते के काटने पर घाव पर लगी कुत्ते की लार को तुरंत पोंछ दें, क्योंकि उसमें क्या होता है भैया? जहर होता है। घाव को साबुन और पानी से कई बार अच्छी तरह से धोएं, फिर भी घाव को एक सूखी निर्मित ड्रेसिंग से भली भांति पोंछकर एक अन्य सूखी पट्टी से लपेट दें। काटने के लगभग 20 मिनट बाद तक घाव पर कार्बोलिक एसिड वगैरह ना लगाएं। मरीज को इलाज के लिए क्या कहाँ ले जाएं? अस्पताल में ले जाएं। ठीक है, देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है, मिर्गी का दौरा पड़ने पर व्यक्ति का क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मिर्गी का दौरा पड़ने पर व्यक्ति को निम्न प्राथमिक उपचार प्रदान किए जाने चाहिए। पहला क्या हो जाएगा? मुंह से निकलने वाला झाग पोंछ दें। यानी कि जिसको मिर्गी आती है उसके मुंह से झाग निकलता है ना, जिसे हम दौड़ा भी बोलते हैं कुछ लोग गांव की भाषा में। हाथ पैर झटकने की दशा में ध्यान रखें कि किसी चीज़ से उसका कोई अंग जख्मी ना हो पाए। अगर उसके मुंह में नकली दांत हो, निकलना संभव हो तो उसे निकाल भी दें। हालांकि ये असंभव भी हो सकता है क्योंकि वह अपने जबड़े से कसे रखता है और बलपूर्वक निकालना उचित नहीं है। पास की खतरनाक वस्तु जैसे आग, पानी तथा और क्या हो जाएगा? चलती मशीन से बचाव करना चाहिए। और लास्ट वाला हो जाएगा भैया, इसमें मेन पॉइंट है, दौरा समाप्त होने के बाद व्यक्ति को करवट से लिटाएं। ठीक है दोस्तों, चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन है, दृश्य धारा किसे कहते हैं? दृश्य धारा का मतलब जानते हैं। दृश्य धारा हो जाएगी भैया जिस धारा की दिशा माप में परिवर्तन नहीं होता उसे दृश्य धारा कहते हैं, जिसे हम DC करंट भी बोलते हैं, जो कि बैटरियों में पाया जाता है। अगर आपके घर पे इन्वर्टर होगा तो आपने देखा होगा बैटरियों में होता है, आपके टॉर्च के सेल में भी होता है। यानी कि ऐसा करंट जो इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारी बिजली वाला करंट होता है उससे अलग होता है, वही हमारा DC होता है। ठीक है, चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर लेते हैं। ऐश के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं? जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है उनको ही हम दूर करते हैं। एड्स का पूरा नाम फिर से देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये हमारा एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएंगी? ये समांतर बल रेखाएं भी होती हैं, ये हमेशा N to S जाती हैं। क्या जाती हैं भैया? नॉर्थ से साउथ जाती हैं। दोस्तों चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है? लिखिए। 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, जब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन एक प्रकार जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं भैया? खाद्य जाल कहते हैं। यानी कि आपका उत्पादक हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। जैसे कि पहला आपका क्या हुआ? शाकाहारी, फिर आपका मांसाहारी हो जाएगा। उसके बाद तृतीय जो उपभोक्ता आपका है वो कौन सा होगा? वो सर्वाहारी होगा, जैसे कि मनुष्य हो गया। ठीक है दोस्तों, चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए।
पहला आपका हो जाएगा सुचालक, यानी कि जिसमें धारा प्रवाहित की जा सकती है। आपका सोना हो जाएगा, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सुचालक हो जाएंगे। कुचालक की बात करेंगे, यानी कि जैसे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो आपकी रबड़ हो जाएगी, प्लास्टिक, लकड़ी और सूखी हो जाएगी। धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिछले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, यानी कि अन्य पात्र को पिछले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छत बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। यानी कि जैसे कि आपको पता है कि लोहे में जंग लग जाती है, उसको जंग को बचाने के लिए भैया इसमें एक पतला लेप चढ़ा दिया जाता है, वही हमारा गैल्वेनीकरण कहलाता है। यानी कि संक्षारण से बचाने के लिए, काई से बचाने के लिए इसे बोल सकते हैं। विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। विद्युत ऋणात्मकता के बारे में जान लेते हैं। किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण जो दर्शाता है कि भैया परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी भैया जो है विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है, जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, खनिज तथा एक्स से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में जान लेते हैं। खनिज क्या होते हैं और एक्स क्या होता है। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। जैसे कि आपको पता है खनिज कौन से होते हैं, जो धरती में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका लोहा हो गया, पेट्रोलियम भी हो गया, अब्रक हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, जस्ता, चूना पत्थर, यानी कि ऐसे जो पदार्थ हैं भैया जमीन से निकाले जाते हैं। और एस क्या आपका हो जाएगा, उन शैलों को एस यानी कि ओआरी कहते हैं जिनमें बेखनिज हो, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इसका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपको मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।